हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू माय चैनल उस्मानी क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश का जो बेसिक कंसेप्ट था। नाउन तो हमने कल बेसिक पढ़ लिया था पिछली क्लासेस में। ये हम प्रोनाउन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोनाउन का बेसिक कंसेप्ट है। ये बेसिक क्लियर बेस हमारा क्लियर होगा तो हम एसएससी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बाकी आगे शुरू कर पाएंगे। ठीक है, बाकी और लोअर एग्जाम के लिए ये एज इट इज़ क्वेश्चन का काम करेगा और एसएससी के लिए बेसिक का काम करेगा। सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल में क्लियर हो इतनी बात। ठीक है, तो 4-5 बार वीडियो को देखना, बार बार जितनी ज़्यादा बार देखोगे उतना बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, रटने की इसमें कुछ ऐसी बात है नहीं, समझने की सारी बातें अभी तक जो हैं इतना तो समझ नहीं है, हमें पड़ेगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज हम प्रोनाउन स्टार्ट कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने बात की थी नाउन के बारे में। एक मैं जनरली ये मैं लिख ही रहा हूँ सेंटेंस। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये एक सेंटेंस होता है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। ऑब्जेक्ट किस किस का होता है? वर्ब का। वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होगी। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो फिर वो ऑब्जेक्ट होगा किसका? प्रीपोजिशन का। ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होता है या प्रीपोजिशन का, इतना ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ये बात बार बार बोल रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत बार यूज़ की जाएंगी आगे चल। ठीक है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट और सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट पहला होता है, इसके बाद पूरा सेंटेंस जो बचता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। क्लियर, इतनी बात हो गई। ठीक है, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी, हमने ये बात कर ली थी। वर्ब लगती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल होगी। सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब उसके साथ सिंगुलर लगेगी। पिछली नाउन की क्लास में, पहली नाउन क्लास का जो पहला पार्ट है हमने उसमें ये बात पूरी डिस्कस कर ली थी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर रहे हैं हम प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, प्रोनाउन होता क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ी क्यों है? ठीक है, तो नाउन के स्थान पे हम जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं, नाउन की जगह हम जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। क्लियर इतनी बात। ये तो एकेडमिक डेफिनेशन हो गई। एकेडमिक मतलब जो हमारी 11th-12th की डेफिनेशन थी। एसएससी इस पे क्वेश्चन नहीं पूछती है। एकेडमिक डेफिनेशन तो ये बोलती है कि नाउन के स्थान पे हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, जिस वर्ड का प्रयोग हम करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। क्लियर इतनी बात। अब लेकिन एसएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछती है? एसएससी पूछती है प्रोनाउन तो हो गया, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाए। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है, एक वर्ड है जो यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर। ठीक है, एक डेफिनेशन ये हो गई एकेडमिक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन होती है जो हम एसएससी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बात करें तो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। नाउन के रिपीटेशन का मतलब हो गया नाउन जब बार बार आता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। इतनी बात समझ आ गई है। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ये है, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। और राम आगे ही है, ये इसी में ही आगे, राम लिव्स इन दिल्ली। क्लियर इतनी बात। अब देखना जरा, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड और राम लिव्स इन दिल्ली, ये दोनों बात एक ही व्यक्ति के लिए की जा रही है जो कि राम है और जो उस व्यक्ति का दोस्त है जो ये बात बोल रहा है। ठीक है, एक बात और यहाँ ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्पीकर होता है, जो बोलता है बात को, वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है वो हमने पहली क्लास में पढ़ लिया था। पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी होते हैं। तो जो बोल रहा होता है, जो वक्ता होता है, जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। क्लियर इतनी बात। और जो लिसनर होता है, जो सुनता है, तो जब कोई बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो तुम सुन रहे हो, और तुम अगर सुन रहे हो तो तुम लिसनर हुए, और लिसनर तुम हुए, तुम मतलब यू। तो यू लिसनर होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन और स्पीकर होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत ज़्यादा ये बात यूज़ होगी जब हम
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं, वहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। ये बात समझना, रटने की बात नहीं होगी कि कौन सा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। वहाँ ये बात समझना, जो स्पीकर है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और जो लिसनर है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन। इतना तुम अपने आप से ही अप्लाई करके देख सकते हो, रटने की बात नहीं है इसमें बिल्कुल भी। तुम बोल रहे हो तो स्पीकर हो, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ तो स्पीकर हो गया। जब मैं बोलूँगा तो तुम सुनोगे तो तुम लिसनर हुए। लिसनर मतलब यू, तो यू यानी कि सेकंड पर्सन हमेशा लिसनर होता है। लिसनर मतलब सुनने वाला, और जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, यानी कि मैं बोलूँगा और तुम सुनोगे। क्लियर इतनी बात? चलो यहाँ आ जाते हैं। राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, राम मेरा अच्छा दोस्त है। और वो अगली इन्फॉर्मेशन यानी कि ये वाली इन्फॉर्मेशन भी राम के बारे में ही दे रहा है, और राम ही दिल्ली में रहता है, तो ये राम नाउन है, ये राम नाउन है, और ये राम अगले सेंटेंस में ये भी नाउन है, ठीक है। तो राम अब 2 बार यूज़ ना करने की जगह अब हम इस एक बार तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें बताना तो पड़ेगा कि किसके बारे में बात चल रही है। तो एक बार हमने यूज़ किया राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब ये हमने यूज़ कर लिया, राम को इंट्रोड्यूस कर दिया, राम को बता दिया कि राम मेरा अच्छा दोस्त है। अब यही बात राम के बारे में की जा रही है। तो अब आगे जो ये वाला है हमारे पास, राम लिव्स इन दिल्ली, अब इसको राम ना लिख के फिर अब हम इसकी जगह एक वर्ड, एक शब्द यूज़ करते हैं, और वो कहलाता है प्रोनाउन। क्योंकि ये नाउन, राम एक नाउन है। राम क्या है? राम एक नाउन है। कैसा नाउन है ये? हमने बात कर ली थी इसके बारे में। प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर मतलब जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम होता है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो कल हमने बात कर ली थी। तो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए अब मैं एक वर्ड लगाऊंगा और वो कहलाएगा प्रोनाउन। अब इस राम मतलब बॉय, लड़का यानी कि मेल के लिए हमने एक प्रोनाउन लिखा था और वो होता है ही। तो अब मैं इसके राम की जगह ही का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और राम को ही हटा के हम लिखेंगे यहाँ पे ही लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है, दिल्ली में रहता है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं, जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, या नाउन के स्थान पे हम जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आ गई होगी। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बार बार समझ लेना जरा। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं वो कहलाता है प्रोनाउन। इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। चलो हटा देते। अब बात करते हैं भैया नाउन, प्रोनाउन होते कितने तरह के हैं, टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन अगर हम बात करें तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हमारे होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर्सनल और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इन दोनों प्रोनाउन के बारे में हमने बात कर ली थी। पर्सनल प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सारे के सारे नाम याद होने चाहिए अच्छे से, 4, 5, 10, 12 बार देख लेना, इनको याद हो जाएंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। अभी हम बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में हमने पहली क्लास में बात कर ली थी, पूरी लिस्ट बनी थी हमारी। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही, सी, इट और दे होते हैं। और उसके बाद हमने उसका ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने उसका पजेसिव एडजेक्टिव केस पढ़ा था, डिटर्मिनर केस पढ़ा था। उसके बाद जो अगला लिखा था सेल्फ वाला, वो था हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वहाँ पे हमने ये बात पढ़ ली थी, इन दोनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पजेसिव प्रोनाउन अगला वाला लिस्ट में था हमारे। क्लियर इतनी बात हो गई, ठीक है। तो ये आई और वी और ही, शी, इट वाला होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है सेल्फ लगा के, ठीक है। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सेल्फ लगा के हमने ये बात कर ली थी। क्लियर इतनी बात हो गई। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम एक बात और कर लेते हैं। ये तो बात कर ली थी कि कौन से होते हैं, इसके बारे में एक बात और कर लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास हो गया, होते क्या है ये हमने बात कर ली थी लिस्ट में, वहां जाके देख लेना, पहली क्लास पहला लेक्चर इंग्लिश का हमने वहां पे बात कर ली थी। पर्सनल प्रोनाउन का यूज हम कहाँ करते हैं? सब्जेक्ट केस में करते हैं, सब्जेक्टिव केस में, नॉमिनेटिव केस में। तो हमने बात कर ली थी सब्जेक्टिव में आई, वी, ही, शी, इट, यू, ये सब्जेक्टिव में आएगा। सब्जेक्टिव मतलब वर्ब से पहले, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, शी हो गया और दे हो गया, ठीक है। सब्जेक्टिव केस में हम ये यूज़ करेंगे, यानी कि वर्ब से पहले अगर मुझे लगाना है तो ये लगाऊंगा मैं, इनमें से कोई सा एक जो भी लगेगा, ठीक है।
वर्ब के बाद अगर मुझे लगाना है तो वो वर्ब के बाद तो भैया ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस उस वाली लिस्ट का ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे। जैसे कि मी हो गया, अस हो गया, यू का तो यू ही रहेगा, ठीक है, हिम हो गया, हर हो गया, ठीक है, इट का भी इट ही रहेगा, और दे का हो जाएगा देम। ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, यानी कि मुझे वर्ब के बाद लगाना है तो मुझे फिर ये लगाना पड़ेगा, मी अस ये इस तरह है। क्लियर हो गई बात? ये पर्सनल प्रोनाउन की डिटेल थी, ठीक। इतनी बात समझ आ गई होगी। हमने हालांकि पिछली क्लास में ही पढ़ लिया था, पहले लेक्चर में ये बात। बहुत बार हम ये बात पढ़ेंगे, इतनी बार पढ़ेंगे कि बार बार जब रिपीट करेंगे तो ये हमें बिल्कुल एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। वर्ब लगती किसके अकॉर्डिंग है? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, बस ध्यान रखना बिल्कुल पूरी तरह। क्लियर इतनी बात? चलो आगे चलते हैं। उसके बाद आता भैया हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हमने पढ़ तो लिया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। होता क्या है पहले इसको समझ लेते हैं, और यूज कहाँ करते हैं इसको भी देख लेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है पहले इसको देख लेते हैं। सेल्फ, मैंने बताया सेल्फ लगा के, माई सेल्फ हो गया, हमने लिस्ट में पढ़ लिया था, माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ्स हो गया, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स भी होता है, himself, herself, itself, themselves। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अब बात समझने की ये है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी यही होते हैं, और हम बात कर रहे हैं एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में, तो ये भी यही होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। यहाँ पे और लिख देता हूं मैं, एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, दोनों के दोनों प्रोनाउन हमारे यही होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन। क्लियर हो गई बात? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी यही होते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन भी यही होते हैं। अब यूज कहाँ करते हैं इनका, कहाँ हम यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का और कहाँ यूज करेंगे हम एम्फेटिक प्रोनाउन का, इसके बारे में जल्दी से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स। फर्स्ट और सेकंड पर्सन में सेल्फ जब लगता है तो वो पजेसिव केस में लगता है, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव में लगता है। थर्ड पर्सन में जब सेल्फ लगाते हैं तो वो उसके ऑब्जेक्टिव केस में लगेगा। इतनी बात ध्यान रखनी है। फर्स्ट और सेकंड में याद नहीं रहेगा तो हम कैसे याद करेंगे? फर्स्ट और सेकंड पर्सन में जो केस सेल्फ लगेगा वो लगेगा हमारा पजेसिव केस में, ठीक है, और थर्ड पर्सन में लगेगा ऑब्जेक्टिव केस में। सिंगुलर के लिए सेल्फ लगाएंगे और प्लूरल के लिए सेल्फ्स लगाएंगे। इतनी बात समझ आ गई? आगे चलते। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहाँ करते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज कहाँ करते हैं, जल्दी से इस बात को देख लेते हैं। होगा यही, ठीक है। देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम कहाँ करते हैं, ये बात जरा समझ लेना। जब वाक्य का सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हो, दोनों एक ही हो, ये बात जरा समझ लेना। जब वाक्य का सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हो, या और समझ लेते हैं, जब ट्रांजिटिव वर्ब कैसी हो, ट्रांजिटिव, जब ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, ऑब्जेक्ट न दिया गया हो। क्लियर है इतनी बात? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं जब वाक्य का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हो, एक ही व्यक्ति है, सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। या फिर इसको ऐसे समझ लो, जब वर्ब ट्रांजिटिव हो। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इसके बारे में हमने जान लिया था। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जिसका अपना ऑब्जेक्ट होता है। वो वर्ब जो व्हाट या होम का सेंस देती है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। पिछली क्लास में हमने ये बात पढ़ ली थी, जाके देख लेना वीडियो को अगर जिसने नहीं देखा। तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। एम्फेटिक की बात कर लेते हैं। एम्फेटिक का कब यूज करते हैं, जब वाक्य के सब्जेक्ट को
एम्फेटिक का मतलब ही समझ लो। एम्फेटिक का मतलब होता है एम्फेसाइज करना। एम्फेसाइज करना मतलब होता है जोड़ देना, स्ट्रेस देना किसी चीज को, ठीक है। एम्फेसाइज कर रहा है अगर हम, तो उसको स्ट्रेस कर रहे हैं, उसको जोड़ दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि हाँ यही वो व्यक्ति है, ठीक है। तो एम्फेटिक, एम्फेसाइज करना मतलब होता है जोड़ करना, किसी को इंसिस्ट करना, ठीक है। चलो एम्फेटिक प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। जब वाक्य के सब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट लिख रहा हूं मैं तो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। जब वाक्य का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हो, या कह सकते हो जब ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो। ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया गया है, वहां हम यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो वर्ब के बाद ही आएगा फिर, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वर्ब के बाद ही आएगा। ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो। और ऑब्जेक्ट कहां आता है? वर्ब के बाद। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहां आएगा? वर्ब के बाद। एम्फेटिक प्रोनाउन जब वाक्य के सब्जेक्ट को स्ट्रेस करना हो, जोड़ देना हो। स्ट्रेस करना मतलब जोड़ देना हो, इतना ज्यादा यूज नहीं होता इसका। एम्फेटिक प्रोनाउन जब वाक्य के सब्जेक्ट को स्ट्रेस करना हो, जोड़ देना हो। हिंदी में अगर बात करें तो ये खुद ही का सेंस देता है, खुद ही, स्वयं ही। मैं खुद ही वहां गया था, किसी को नहीं भेजा था, मैं खुद ही गया था। मैं वहां गया था, एक तो ये हो गया, और एक हो गया मैं खुद ही वहां गया था, ठीक है। या मैं स्वयं ही वहां गया था, मैंने खुद ही इस काम को किया, या मैंने स्वयं ही इस काम को किया। क्लियर इतनी बात? तो एम्फेटिक, तो स्ट्रेस कौन कर रहा, किसे कर रहा हूं? मैं खुद को कर रहा हूं, यानी कि सब्जेक्ट को कर रहा हूं। अभी एक सेंटेंस के थ्रू इस बात को समझ लेते हैं जल्दी से। इतनी बात समझ आ गई है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, जब वाक्य का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हो। या दूसरी बात जल्दी से समझते, ट्रांजिटिव वर्ब हो और उसका ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, तो हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं हम जब वाक्य के सब्जेक्ट को स्ट्रेस करना हो और वो अर्थ देगा, सेंस देगा, खुद ही का या स्वयं ही, खुद ही, मैं खुद ही इस काम को करता हूं। क्लियर? हटा देता हूँ इसको। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो एकदम से, हटा देता हूँ। चलो सेंटेंस के थ्रू इस बात को जल्दी से हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ये है हमारे पास, आई एंजॉयड इन द पार्टी, और आई एंजॉयड द पार्टी। ये दो सेंटेंस से इस बात को जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है। कहां पे आएगा, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, समझते हुए चलते हैं। ये वर्ब है, ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन। आई प्रोनाउन में मिल गया हमें फर्स्ट पर्सन, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब के बाद का पोर्शन ऑब्जेक्ट में चला जाता है। मैंने बात की थी ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होता है या प्रीपोजिशन का होता है। क्लियर इतनी बात समझ आ गई? इतनी, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो वर्ब ट्रांजिटिव होती है। क्लियर? अब यहाँ पे एक बात समझ लो, एंजॉय जो वर्ब है, एंजॉय जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब कैसे पता लगेगा कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है ना? तो जो वर्ब व्हाट या होम का सेंस देती है वो ट्रांजिटिव होती है। मैंने एंजॉय किया, ठीक है। अभी क्या एंजॉय किया ये तो बताना पड़ेगा भाई। एंजॉय तो किया, तुमने क्या एंजॉय किया, है ना, ये बताना पड़ेगा। तो व्हाट का सेंस दे रही है तो ये वर्ब ट्रांजिटिव है। क्लियर? एंजॉय वर्ब ट्रांजिटिव है, ठीक है। 2-4-5 बार हम जब इनको बार बार देखेंगे तो ये याद भी हो जाएंगी, ठीक है। अब चलो ठीक है, ये द आर्टिकल आ गया, द आर्टिकल मैंने तुम्हें बताया था आर्टिकल जहाँ आता है तो नाउन के साथ लगता है, तो पार्टी नाउन हो गई, ये नाउन है। अगर ये नाउन है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है प्रोनाउन होता है, तो पार्टी नाउन हो गई। और अगर पार्टी नाउन हो गई, ये पार्टी जो ये नाउन है तो ये नाउन किसका है, और ये इन प्रीपोजिशन हो गई तो ये प्रीपोजिशन है, और ये पार्टी नाउन है तो इस प्रीपोजिशन का नाउन तो ये, यानी कि ऑब्जेक्ट तो ये हो गया। ये पार्टी जो ऑब्जेक्ट है वो इन प्रीपोजिशन का हो गया। अभी एंजॉय ये वर्ब भी तो ट्रांजिटिव है, इसका ऑब्जेक्ट भी तो देना पड़ेगा। अब क्या एंजॉय किया भाई, ये तो पता नहीं है क्या एंजॉय किया उसने, क्या पता क्या एंजॉय किया, है ना। तो और ये वर्ब ट्रांजिटिव है, इसका ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट देना तो बड़ा जरूरी है ना।
तो अब क्या एंजॉय किया, हमें ये बात तो पता नहीं है भाई क्या एंजॉय किया। तो अब हम इसकी जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर देंगे आई के हिसाब से। तो उसने खुद को ही एंजॉय किया, अपने आप ही एंजॉय किया, अपने आप को मस्त तरीके से एंजॉय किया, आई एंजॉयड। तो फिर अब यहाँ पे सेंटेंस का करेक्शन हो जाएगा आई एंजॉयड माई सेल्फ। यहाँ पे आ जाएगा आई एंजॉयड माई सेल्फ, ये प्रीपोजिशन हो गई। तो अब देखना जरा सेंटेंस हमारा सही हो गया। एंजॉय वर्ब ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव का ऑब्जेक्ट माई सेल्फ मिल गया, इन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट पार्टी मिल गया। ऑब्जेक्ट किसका होता है, या तो वर्ब का होता है या फिर प्रीपोजिशन का होता है। क्लियर? अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका ऑब्जेक्ट देना जरूरी है, बिल्कुल। ट्रांजिटिव वर्ब्स है तो उसका ऑब्जेक्ट देना जरूरी है, नहीं तो फिर वो एरर में होगा। क्लियर इतनी बात? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है पिछली क्लास को देख लेना। क्लियर? चलो आगे चलते हैं, इस वाले सेंटेंस को देख ले। वर्ब है, ठीक है, कोई बात नहीं। वर्ब का सब्जेक्ट, ठीक है। इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का पोर्शन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन, प्रोनाउन तो ये है नहीं, तो फिर ये नाउन है। इतनी बात क्लियर हो गई। सब्जेक्ट या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन, नाउन तो ये है नहीं, ये प्रोनाउन है। खत्म हो गई इतनी बात। अब एंजॉय वर्ब ट्रांजिटिव है और ये ऑब्जेक्ट है, तो बस यही इसका ऑब्जेक्ट हो गया। उसने एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया भैया? उसने पार्टी एंजॉय की, पार्टी को एंजॉय किया, पार्टी एंजॉय की, तो ही एंजॉयड द पार्टी। तो इस एंजॉय वर्ब का ऑब्जेक्ट ही मिल गया, खत्म हो गई बात। अगर हाँ यहीं पे इन पार्टी आ जाता, इन द पार्टी, ठीक है, तो फिर अब हमें यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना पड़ता माई सेल्फ। अब ऐसा नहीं है कि प्रीपोजिशन ही हटा दो, प्रीपोजिशन हटा दी तो अब भैया ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसने पार्टी में एंजॉय किया, पार्टी को एंजॉय नहीं किया, वो अलग से बताना पड़ेगा। अगर पार्टी को ही एंजॉय किया होता तो उसने पार्टी में एंजॉय किया, पार्टी में क्या एंजॉय किया, तो अब ये तो बता नहीं रखा। आई एंजॉयड, अब मैं कह सकता हूँ आई एंजॉयड आइसक्रीम, मैंने आइसक्रीम एंजॉय की। आई एंजॉय डांस, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझ लेते हैं। आई एंजॉयड आइसक्रीम इन द पार्टी। तो एंजॉय वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट ये हो गया आइसक्रीम, और इन वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट ये हो गया पार्टी। खत्म हो गई बात, ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं पता था कुछ भी क्या एंजॉय किया पार्टी में, तो अब यहाँ पे हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ दे दिया। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। हटा देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे तो क्लियर पता ही है पार्टी एंजॉय की उसने। चलो, कोई डाउट हो अगर हो तो अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट अगर तुम्हें लगे कि ये डाउट है या ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो ये आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब होता है जब सब्जेक्ट को स्ट्रेस करना होता है, खुद ही का सेंस देता है। जल्दी से देख लेते हैं। आई डिड दिस वर्क, मैंने ये काम किया। आई डिड दिस वर्क का मतलब हो गया मैंने ये काम किया। ये वर्ब सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में, काम हो गया, ठीक है। आई डिड दिस वर्क, मैंने ये काम मैंने किया भाई, ठीक है। अगर वो एक है मैंने किया ये काम, हालांकि एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई कि तुझे ये काम करना है, ठीक है, ठीक है, वो उसने कहा ठीक है जी मैं कर दूंगा, उसने खुद नहीं करा, करवा दिया किसी से। तो जिसको ये जिम्मेदारी दी गई तो अब उससे पूछा जाएगा, तो वो कहा हाँ जी मैंने कर दिया इस काम को, ठीक है। लेकिन अगर उसे ये बात बोलना है कि मैंने किसी से नहीं करवाया, मैंने खुद ही किया है, तो अब एम्फेसाइज करना पड़ेगा, अब एम्फेटिक प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी। तो अब मैं यह बोलूंगा आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैंने खुद ही इस काम को किया है, किसी से नहीं करवाया, मैंने खुद ही किया है, अपने आप ही किया है। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो अब आई ने यानी कि इसको एम्फेसाइज करने के लिए, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए अब हमें एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों सेल्फ लगा के बनते हैं, दोनों सेम ही केस है बिल्कुल। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज तब करते हैं जब बाकी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हो, दोनों के एक के बारे में बात की जा रही हो। क्लियर इतनी बात हो गई। और एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज हम तब करते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हो जब ट्रांजिटिव हो, उसका ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो, तो फिर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं बाकी के सब्जेक्ट को स्ट्रेस करने के लिए। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आ गई होगी, बिल्कुल इतनी बहुत बड़ी बात तो इसमें थी नहीं, ठीक है। 2-4-5 बार देखना वीडियो को और बेहतर समझ में आ जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे वो हम प्रैक्टिस सेशन में करेंगे जाके, ठीक है। अभी हम ये बिल्कुल बेसिक क्लियर कर रहे हैं अपना, इतना हो गया। एम्फेटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये, तो एसएससी बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछती है। रिलेटिव प्रोनाउन,
रिलेटिव का नाम ही पता लग रहा है, रिलेट करके चलते हैं, रिलेट अपने से पीछे वाले, रिलेटिव प्रोनाउन जिसके साथ लगेगा, पहले तो ये समझ लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन है। ठीक है, हु होता है, हु रिलेटिव प्रोनाउन होता है, विच होता है और दैट होता है, दैट होता है रिलेटिव प्रोनाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हु, विच और दैट। ठीक है, हु की अगर हम बात करें, हु, तो हु यूज किया जाता है लिविंग बीइंग के लिए। लिविंग बीइंग की अगर हम बात करें तो लिविंग बीइंग मनुष्य की अगर हम बात करें तो लिविंग बीइंग मतलब मनुष्य। ठीक है, मनुष्य की बात कर रहे हैं। विच का यूज जो हम करते हैं, विच का यूज करते हैं नॉन लिविंग बीइंग के लिए। जनरली हम जो विच का यूज करते हैं वो नॉन लिविंग बीइंग के लिए करते हैं। ठीक है, जनरली बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि लिविंग बीइंग के लिए विच का, वो हम पूरी डिटेल से अभी बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इतना समझना है विच का यूज नॉन लिविंग बीइंग के। और दैट का यूज हम दोनों के लिए कर सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए। ठीक है, दैट का यूज हम दोनों के लिए ही कर सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए, स्ट्रेस अगर हम करें तो। ठीक है, बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको पूरा जब हम एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से एरर करेंगे। ये बेसिक चीज़ें हम बस इतना समझ रहे हैं। मैं अगर बोलूँ रिलेटिव प्रोनाउन तो हमारे दिमाग में आना चाहिए हु, विच और दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। किस किस के लिए यूज होता है? हु लिविंग बीइंग के लिए, और विच यूज होता है नॉन लिविंग बीइंग के लिए, और दैट यूज होता है दोनों में से, दोनों के लिए भी हम यूज कर सकते हैं जब उसको स्ट्रेस करना हो, एम्फेसाइज करना हो, और भी बहुत सारी जगह करते हैं। जैसे लिविंग बीइंग के साथ नॉन लिविंग बीइंग आ गया तो लिविंग बीइंग के लिए तो हु लगाएंगे, नॉन लिविंग बीइंग के लिए विच लगाएंगे। अब आ गए दोनों ही, तो फिर आप क्या लगाएं? अब लिविंग बीइंग के लिए लगाएं तो वो नॉन लिविंग बीइंग वाली बात गलत हो जाएगी, नॉन लिविंग बीइंग वाला विच लगाएं तो लिविंग बीइंग की बात गलत हो जाएगी। तो फिर अब इन दोनों में से दोनों को हटा के हम दैट का यूज कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। बड़े आसान से एक क्वेश्चन से इस बात को खत्म करते हैं। राम इज माई बेस्ट फ्रेंड और ही लिव्स इन दिल्ली। अब मैंने राम ही नहीं लिखा क्योंकि अब हम प्रोनाउन पढ़ ले, तो राम लिव्स इन दिल्ली की जगह मैं ही लिख रहा हूं, ही लिव्स इन दिल्ली। ठीक है, अब मान लो मुझे इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को अलग अलग नहीं लिखना है, एक साथ ही लिखना है, जोड़ के लिखना है। तो अब मैं यूज करूंगा रिलेटिव प्रोनाउन का। तो अब मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता हूं, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। और दिल्ली में रहता कौन है? राम ही दिल्ली में रहता है, और राम लिविंग बीइंग है, मनुष्य है, तो हु का यूज करेंगे। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, हु लिव्स इन दिल्ली। एक सेंटेंस बना दिया, अलग अलग नहीं, एक ही सेंटेंस बना दिया हमने। अब ये हु किसके लिए यूज किया गया है? हु यूज किया गया है माई बेस्ट फ्रेंड के लिए, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है अपने से जस्ट पहले आने वाले नाउन के लिए। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है अपने से जस्ट पहले आने वाले, यानी कि ये आया माई बेस्ट फ्रेंड के लिए और मेरा बेस्ट, और ये है लिंक वर्ब, इज है लिंक वर्ब। हमने बात कर ली थी वर्ब वाले कंसेप्ट में। लिंक वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही होते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट होता है उसका, वही व्यक्ति होता है, जो ये है वही ये है। मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मेरा बेस्ट फ्रेंड राम है, राम ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मेरा बेस्ट फ्रेंड ही राम है, दोनों एक ही है। अब जब दोनों एक ही है, क्योंकि ये लिंक वर्ब है और लिंक वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही होते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन आता किसके लिए? अपने से जस्ट पहले आने वाले नाउन के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये आया माई बेस्ट फ्रेंड के लिए, और मेरा बेस्ट फ्रेंड राम है, और राम सिंगुलर है, एक ही है, और लिविंग बीइंग है तो हु आया। क्लियर इतनी बात? उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं हम नाउन के जो नाउन आता है, जिस नाउन के लिए भी यूज करते हैं उसके जस्ट बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? यानी कि सेंटेंस को हमने दो सेंटेंस को अगर जोड़ना हो, ये एक बात और यहाँ पे समझते चलना, ये वर्ब है, ये अगर वर्ब है तो ये इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, अब समझना, रिलेटिव प्रोनाउन अगले वाले सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट का काम भी करेगा और दो सेंटेंस को जोड़ेगा। अब यहाँ समझना, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज किया जाता है।
ठीक है। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज किया जाता है। क्लियर, इतनी बात हो गई। तो रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन की तरह भी काम करता है और अगले सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट के लिए भी काम करता है, सब्जेक्ट का भी काम करता है। क्लियर हो गई। तो ये हु जो है इस वाले सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट भी है और हु जो है इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसका मतलब ये कंजंक्शन भी है। दो सेंटेंस को या दो शब्दों को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन का मतलब जोड़ना होता है, जंक्शन करना होता है। जंक्शन का मतलब भी तुमने सुना होगा, जंक्शन होता है, मुरादाबाद जंक्शन हो गया जैसे, है ना। जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, इधर की ट्रेन आ रही है, इधर की सबकी ट्रेन आ रही है, उनको जोड़ना, ऐड करना। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। ये बात हो गई हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन की। एक क्वेश्चन मैं जल्दी से वो लिख देता हूं। राम एंड हिज डॉग अब ये बात समझ लेते देखो जरा थोड़ी सी बात जल्दी से इसको समझ लेते हैं, बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे और आगे चल के। राम और उसका डॉग, कुत्ता। एनिमल, एनिमल के लिए भी हम विच का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम इंग्लिश में जो लिविंग बीइंग मानते हैं वो केवल मनुष्य की अगर हम बात करें तो उसको मानते हैं। कहीं कहीं जो डॉग है वो एनिमल है, एनिमल को भी हम नॉन लिविंग बीइंग की कैटेगरी में, यानी कि उसके लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं। ही का भी यूज़ पर्सनल प्रोनाउन का भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम इट का, पर्सनल प्रोनाउन में इट का यूज़ करते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं। राम एंड हिज डॉग क्रिएटेड, ये एक वर्ब है, वर्ब का सब्जेक्ट होना चाहिए, तो दैट वर्ब का सब्जेक्ट। मैंने दैट क्यों लगाया, क्योंकि देखो राम लिविंग बीइंग है, हिज डॉग एनिमल है। अगर मैं राम के लिए लगाऊं तो हु लगना चाहिए, हिज डॉग के लिए लगाऊं तो विच लगना चाहिए। ठीक है, लेकिन आए दोनों ही हैं, एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए दोनों। अब जब दोनों आए तो राम के लिए लगाओगे तो डॉग की बात गलत हो जाएगी, डॉग के लिए लगाओगे तो राम की बात, विच लगाओगे तो राम के लिए गलत हो जाएगी। तो अब हम ऐसी जगह पे किसका यूज करते हैं, फिर अब हम दैट का यूज करेंगे। तो दैट किसके लिए आ गया, इन दोनों के लिए। और ये दोनों जो है राम और हिज डॉग, इसके लिए यूज किया गया दैट। अब इसका सब्जेक्ट ये हो गया और इन दोनों, अब देखो सेंटेंस ना ये है, राम एंड हिज डॉग हैव बीन अरेस्टेड, अरेस्ट कर लिया गया उनको, राम को और उसके कुत्ते को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, क्यों किया गया, क्योंकि उन्होंने न्यूसेंस यानी कि जो अफरा तफरी मचा दी थी, अव्यवस्था कर दी थी, जिन्होंने क्रिएट किया था, न्यूसेंस क्रिएट किया था। ठीक है, इसलिए उनको अरेस्ट कर दिया गया। तो राम एंड हिज डॉग हैव बीन अरेस्टेड दैट क्रिएटेड न्यूसेंस, उन्होंने जो है न्यूसेंस क्रिएट किया था, इसलिए उनको अरेस्ट कर दिया गया। अब इन सेंटेंस को जोड़ के लिखना है, जोड़ के लिखना है तो दैट कंजंक्शन का यूज किया गया इन दोनों के लिए। इन दोनों की वर्ब अपनी ये रही, ये वाक्य का एक सब्जेक्ट ये हो गया और एक सब्जेक्ट ये हो गया, दैट सब्जेक्ट हो गया इस वाली वर्ब का, और दैट कंजंक्शन की भी तरह काम करेगा इस वाले सेंटेंस को और इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए। और इस वाली वर्ब का जो ये वर्ब है, इस वर्ब का अपना सब्जेक्ट राम एंड हिज डॉग हो गया। ये बात बड़ी दिक्कत करती है तब हम जब एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे होते हैं, क्योंकि वो मिक्स करके जब क्वेश्चन देता है तो हम वर्ब पहचान नहीं पाते। ठीक है, तो लेकिन हम करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। हटा देता हूँ उसको जल्दी से। रिलेटिव प्रोनाउन की बात तो ये आ गई, आगे बात करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डेमो, डेमो का मतलब होता है प्रदर्शन करना, दिखाना। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब हो गया दिखाना, डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब हो गया डिमॉन्स्ट्रेट करना। डेमो क्या सुना होगा ना, डेमो लेने। ठीक है, 2-3 दिन की डेमो चल रही। डेमो का मतलब होता है प्रदर्शन करना, वो दिखाते हैं, देखो भैया हम ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे और तुम समझ आएगा तो एडमिशन ले लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं, दूसरी जगह देख लेना। ऐसे तो नहीं बोलते दूसरी जगह देख लेना, कहते हैं कि बस समझ ही लेना है इसको। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव बना हुआ है डेमो। डेमो जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव का ही एक छोटा रूप है, संक्षिप्त रूप है, एब्रीविएशन। तो डेमो का मतलब होता है दिखाना, प्रदर्शन करना, शो करना। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन
अब प्रोनाउन क्या है, ये तो चलो डेमो की बात चल गई, क्लास की बात हो गई। अब डेमो का डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। देखो हम जब भी बोलते हैं वह, यह, बे, तो हम किसी को दिखा रहे होते हैं। ये, तो ये मतलब जब मैंने बोला ये तो हमारा ध्यान ये की तरफ गया। जब हमने बोला बे तो हमारा ध्यान वे की तरफ गया। जब हमने बोला यह तो हमारा ध्यान यह की तरफ गया। जब हमने बोला वह तो हमारा ध्यान वह की तरफ गया। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमारा क्या क्या आता है, जल्दी से हम देख लेते हैं। तो दिस हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया और दोज हो गया। ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। प्रोनाउन का मतलब ही होता है वाक्य के सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह काम करता है। ठीक है, नाउन की जगह काम करने वाला वर्ड प्रोनाउन कहलाता है, और वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखो मैं एक लिख रहा हूँ सिंगुलर, यहाँ पे लिख रहा हूँ, और एक मैं लिख रहा हूं प्लूरल। पास के लिए, दूर के लिए। देखो पास के लिए और सिंगुलर की हम बात कर रहे हैं। पास के लिए सिंगुलर, तो पास के लिए हम दिस का यूज करेंगे सिंगुलर में। दिस मतलब ये है, तो यह जब तुम बोल रहे होगे तो वो पास में ही होगा। वह बोल रहे होगे तो वो दूर होगा, ऐसे समझ सकते हो। तो दिस का मतलब होता है ये है, ऐसे समझोगे तो बिल्कुल कभी नहीं बोलोगे। तो पास के लिए और सिंगुलर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार ये, इससे जब एरर आएगी तो पता नहीं लगेगा, है ना। समझना जरा, दिस का मतलब होता है यह है, और जब यह बोल रहे हो तो दिस का मतलब एक ही सिंगुलर होता है। दैट का मतलब होता है वह, और जब हम वह बोल रहे हैं तो वह यहाँ तो नहीं होगा, दूर होगा तभी तो वह बोलेंगे। पास होगा तो यह बोलेंगे। ठीक है, अब प्लूरल के लिए अगर हम बात करें पास के लिए, तो दीज, दीज का मतलब हो गया ये व्यक्ति जो ये बैठे हैं, तो ये प्लूरल हो गया। प्लूरल के लिए ये, और पास के लिए तो दीज का यूज करते हैं प्लूरल में पास के लिए, और दोज का यूज करते हैं प्लूरल में दूर के लिए, और इसका अर्थ होता है बे। दोज, दोज मतलब बे। ठीक है, दे का भी यूज करते हैं, लेकिन हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है, जो वाक्य के कंजंक्शन की तरह, यानी कि कंजंक्शन की तरह भी काम करे और वाक्य के सब्जेक्ट के लिए भी काम करे। ठीक है, तो वाक्य के सब्जेक्ट की तरह भी काम करे, और कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब होता है दो सेंटेंस को जोड़ना। तो दोज, दोज मतलब बे, नाम से पता लग जाएगा। जब तुम बोलोगे यह मतलब एक ही है तो दिस, वह अगर बोलोगे तो एक ही है दैट, ये बोलोगे तो दीज, और दोज बोलोगे तो बे, बे व्यक्ति तो दोज बोलेंगे। ठीक है, ये व्यक्ति तो दीज। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है दिखाना, प्रदर्शन करना। तो तुम दिखा रहे हो वो वाले व्यक्ति या ये वाले व्यक्ति। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं हम, प्रदर्शित कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आ गई होगी। 2-4 बार देखना वीडियो को तो बेहतर समझ में आ जाएगा। ये हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, है ना, समझाने की, समझने की चीज़ें पढ़ रहे हैं। समझोगे तो फिर बात अच्छी हो जाएगी, अदरवाइज फिर बड़ी दिक्कत है ना। कॉम्पिटिशन तो इतना आसान रहा नहीं भैया, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात और भैया देख लो, हंसाने उसाने की अगर बात है तो अपना कॉमेडी वाली वीडियो देख ले करो। 24 घंटे तुम 24 में से 23 घंटे कॉमेडी वाली वीडियो देखना, उसमें हंस लेना खूब। जब मन करे पढ़ने का तो बाकी 1 घंटा ये वाली वीडियो देख लेना पढ़ाई की। ठीक है, अगर अच्छी लगे तो, नहीं लगे तो फिर आप दूसरी जगह देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भैया। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो हमारा होता है वो कौन कौन से होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, इनके बारे में देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है हमारा कौन सा, देख लेते हैं, समझते हैं बस सीधा सीधा। ईच हो गया, ईच प्रोनाउन की बात चल रही है, एवरी प्रोनाउन नहीं है। एवरी
प्रोनाउन नहीं है, ये बात समझना, एवरी प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन का यूज हम करते किसके लिए हैं, वाक्य के सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। वाक्य का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, लेकिन एवरी प्रोनाउन नहीं है। ये एवरी क्या है, एडजेक्टिव है, एवरी एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होता। हाँ ये एडजेक्टिव है, ये किसी नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ यूज हो जाता है, ठीक है। ईच हो गया, एवरी हटा देते हैं हम यहाँ पे। नाइदर हो गया, ये तो आपने सुना ही होगा। आइदर हो गया, नन हो गया, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं, ईच हो गया, नाइदर, आइदर, नन, ये जो वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। इनकी बात समझ लेते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। ये कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और अगर ये सिंगुलर है तो इनके साथ जो वर्ब लगेगी, इनके साथ वर्ब सिंगुलर यूज होती है। जब ये सिंगुलर है तो इनके साथ वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ईच हो गया, नाइदर, आइदर, नन हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमारे आ जाते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। तो आगे से याद रखना, ईच हो गया, ईच मतलब प्रत्येक को मिलेगा भाई, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना। ईच मतलब प्रत्येक, नाइदर मतलब किसी को भी नहीं, आइदर मतलब किसी भी एक को, और नन का मतलब भी किसी को नहीं। क्लियर हो गई इतनी बात। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। चलो आगे बात करते हैं हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं जल्दी से देख लेते हैं। इंडेफिनिट का नाम से ही पता लग रहा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब हो गया अनिश्चित, निश्चित ही नहीं है भाई, किसी के बारे में भी बात चल रही है। हर एक व्यक्ति को निश्चित नहीं है, हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति नहीं, निश्चित नहीं है, डेफिनेट नहीं है। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। तो कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं जल्दी से। एवरी, सम, एनी और नो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक बारी बड़ी, वन लिख रहा हूँ पहले, वन, बड़ी और थिंग, ठीक है। अब सुनो मैंने ये क्या लिखा हुआ है, ये बात देखो। एवरी के साथ वन जोड़ दो, एवरी वन हो गया। एवरी के साथ बड़ी जोड़ दो, एवरीबडी हो गया। एवरी के साथ थिंग जोड़ दो, एवरीथिंग हो गया, ठीक है। समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग। क्लियर इतनी बात। 12 बन गई, 4 ये, 3 ये, 4 3 12। एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग और नो वन, नोबडी, नथिंग। क्लियर हो गया। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चित, सब के सब कैसे होते हैं, ये सब सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अब आगे की तो बात कहने की जरूरत ही नहीं, सिंगुलर तो वर्ब कैसी चलेगी, सिंगुलर। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग। क्लियर इतनी बात। बार बार देखना, याद हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी आगे देख लेते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं हम। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक दूसरे का उल्टा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं हम, जल्दी से देख लेते हैं। तो रेसिप्रोकल होता है ईच अदर और वन अनदर। ठीक है, ईच अदर और वन अनदर, ठीक है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ईच अदर और वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दो के लिए इतना बस समझ लेना अभी, जब दो का सेंस हो, जब सेंस दो का हो,
यानी कि दो के लिए हम बस इतना समझना, बस इतना याद रखना, बाकी जब आएगा तो हम पढ़ेंगे। ईच अदर का यूज करते हैं जब सेंस दो का हो, दो का सेंस हो तो ईच अदर का। वन अनदर का प्रयोग करते हैं जब सेंस दो से अधिक का हो। ठीक है, जब सेंस दो से अधिक का हो तो वन अनदर, और जब सेंस दो का हो तो ईच अदर। एग्जाम्पल से इस बात को समझ लेते हैं। टू ब्रदर्स वर फाइटिंग विद, अब दो पहले से ही आ गया, दो तो दो आ गया, तो अब किसका यूज करेंगे, ईच अदर का के वन अनदर का। तो दो के लिए तो ईच अदर, तो टू ब्रदर्स वर फाइटिंग विद ईच अदर। ठीक है, आगे मैनी पीपल वर आर्ग्यूइंग, आर्ग्यूइंग का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट करना, बहस करना। वर आर्ग्यूइंग विद, अब ये तो मैनी पीपल आ गया, दो से अधिक है, तो किसका यूज करेंगे फिर, वन अनदर का। क्लियर इतनी बात। तो दो का सेंस आएगा तो ईच अदर आएगा लास्ट में ही। ठीक है, ईच अदर वन अनदर का यूज हम लास्ट में करते हैं सेंटेंस के। तो टू ब्रदर्स वर फाइटिंग विद ईच अदर और टू मैनी पीपल वर आर्ग्यूइंग विद वन अनदर, एक दूसरे से। तो मैनी पीपल तो दो से अधिक का सेंस है, दो से अधिक की अगर बात आती है तो वन अनदर का, और दो की बात आती है तो ईच अदर का। क्लियर इतनी बात। चलो आगे देख लेते हैं। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में हम समझ लिया, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे ये बात भी हम देख लेंगे। ठीक है, ये क्लोज टेस्ट में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्लोज टेस्ट में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला हमारे पास है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन वर्ड होता है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह काम करे। ठीक है, वहां पे हाँ एक बात और, विद ईच अदर और विद ये आया था ना, विद ईच अदर और विद वन अनदर, पिछले सेंटेंस में हमने बात की थी। ठीक है, तो यहां पे एक बात समझना, विद जो है ना प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। तो ये ईच अदर क्या हो गए थे, प्रोनाउन हो गए थे। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। नाम से पता लग रहा है इंटेरोगेटिव वर्ड, ये तो सुना ही होगा, WH फैमिली के सारे वर्ड इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। ठीक है, बस वही इंटेरोगेटिव वर्ड्स अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह काम कर लेते हैं तो फिर वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। जैसे कि व्हाट हो गया, वाई हो गया, WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं हमारे पास इंटेरोगेशन की तरह काम करते हैं। व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वाई हो गया, ठीक है, वेयर हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, नाम से पता लग रहा है इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझ लेते हैं। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है भाई, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, इस बात को समझ लेते हैं। इस वर्ब है, ये इसका अपना लिंक वर्ब है, ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, और ये लिंक वर्ब है तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी कि जो ये है वो ये है। तो जो भी ये नाम बताएगा वो यही है, योर नेम, तुम्हारा जो भी नाम है वो यही है, जो भी वो बताएगा। तो लिंक वर्ब कॉम्प्लीमेंट को लिंक करती है सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा वही सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैंने तुम्हें बताई थी, लिंक वर्ब कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया इसका। यहाँ पे एक बात की थी मैंने, कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होता है या फिर एडजेक्टिव होता है। कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा। क्लियर हो गई इतनी बात।
ये हमें पता लग गया नाम, NAME, नेम। नेम क्या है भैया? नाउन है। कैसे पता लगा? क्योंकि योर आया। योर क्या है? एडजेक्टिव। अब एक बात और अब यहाँ पे हम बोलते हैं, हमने बात की थी अगर आर्टिकल आता है सेंटेंस में जिस शब्द के साथ तो फिर वो नाउन होगा। अब एक बात और हम ऐड कर रहे हैं, अगर एडजेक्टिव आता है किसी वर्ड्स के साथ तो वो भी नाउन होगा, क्योंकि नाउन को ही क्वालिफाई करने के लिए अगला चैप्टर हमारा एडजेक्टिव ही होगा। तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं वो एडजेक्टिव होता है। तो फिर अब अगर ये एडजेक्टिव है, हमने पढ़ लिया था पर्सनल प्रोनाउन में एडजेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव केस, तो फिर ये पक्का नाउन हो गया। अब एक बात तुमसे ये है कि नेम, नाम जो नाउन है वो कैसा नाउन है? भैया तो नाम तो सभी के ही होते हैं, तो वो तो कॉमन है, तो सबके लिए कॉमन है, तो फिर नाम कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, तो व्हाट इज योर नेम, तो ये वर्ब है और ये वर्ब से पहले सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और ये इंटेरोगेशन भी है, यानी कि पूछताछ चल रही है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, और सब्जेक्ट की तरह भी काम कर रहा है। तो ये हो गया हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर हो गई इतनी बात? उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। नहीं आई होंगी तो 2-4 बार देखना वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बार बार देखना इन सब चीज़ों को। हंसी मजाक की वीडियो तो आप खोलते रहते हो, पूरा डेटा आप उसमें उड़ा देते हो, है ना। एक दिक्कत हमारे साथ यही होती है ना। तो पढ़ने के लिए आप बिल्कुल सीरियसली अगर तो आपको पढ़ना है तो ये वीडियो खोलना, बार बार देखना, 4-5 बार देखना, ठीक है। और सीखते रहना, खुश रहना। थैंक यू।